चैप्टर नंबर 9 में द नेशनल मूवमेंट बिटवीन 1935 टू 1942। तो इन 5 सालों में देश का क्या हाल है इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस 5 से 7 साल के बीच में हुई है। एक कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पटरी नहीं खा रहा था, तो उनके बीच में एक दरार आ गया था। दूसरा पॉइंट ये है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों का काम करने का तरीका अलग था, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी भी, है ना, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और तीसरा चीज़ ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा पीक पर था। 1939 में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू ही हुआ था, है ना। और इंडिया में शुरू हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये एक तरह से समझ लो कि बैकग्राउंड है इस चैप्टर का, कि हम लोग क्या क्या चीज़ों को इस बेस पर डिस्कस करेंगे। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया 1939 में, और ये चला है लगभग 6 साल 1945 तक, तो ब्रिटिश तो इस वॉर में लड़ रहा था। और फिर से ब्रिटिश को इंडिया का याद आता है, और ब्रिटिश क्या करता है, इंडिया को अपीज़ करने की कोशिश करता है, हमारे लीडर को अपीज़ करने की कोशिश करता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी अब इंडियंस का ज़रूरत है ना। पैसा चाहिए उनको, सोल्जर्स चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे वो लोग, तो हमारे लीडर्स लोगों को वो लोग कंसेशन देंगे, है ना, अपीज़ करेंगे, ताकि हम लोग किसको मदद करें, ब्रिटिश लोग को मदद करें इस वॉर में। तो ब्रिटिश लोग क्या करते हैं ना, क्रिप्स मिशन को भेजते हैं 1942 में। अच्छा, ये क्रिप्स मिशन था क्या? देखो, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे, है ना, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजता है इंग्लैंड से इंडिया में कुछ प्रपोजल लेके, कि आप ये प्रपोजल लेके जाइए, इंडियन लीडर को सुनाइए, है ना, और उनको कन्विंस कीजिए कि वो हम लोगों का, यानी ब्रिटिश लोगों का वॉर में हेल्प करें। तो क्रिप्स मिशन में वो जो रिपोर्ट था उसमें लिखा क्या हुआ था, क्या ऐसा लिखा हुआ था कि मतलब वो लोग कैसे अपीज़ करेंगे, राइट, हमारे लीडर्स लोगों को, वही लिखा होगा। ब्रिटिश लोगों ने लालच जो दिया कि आफ्टर द वॉर इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। रे डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा, बट एट द टॉप ब्रिटिशर्स रहेंगे। समझ में आया? यानी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ये सब कौन रहेगा, ब्रिटिशर्स रहेंगे, और नीचे में जितने मिनिस्टर्स हैं वो सब इंडियंस रहेंगे। ठीक है, फिर से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा, है ना। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, क्योंकि एक देश को अगर चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए, है ना, एक रूल बुक जिससे देश चलाया जाएगा, है ना। तीसरा प्रपोजल उसमें ये था कि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट होगा, है ना, ड्यूरिंग द वॉर। जब तक वॉर चल रहा है तब तक तो गवर्नमेंट बनाना मुश्किल है, तो इस बीच में हम लोग एक इंटरिम, एक बीच का गवर्नमेंट बनाएंगे जो अभी तक का भाग दौड़ का काम संभालेगा इंडिया का। और जैसे ही वॉर खत्म होगा तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे डोमिनियन स्टेटस देना है इंडिया को। चौथा चीज़ जो प्रपोजल में लिखा हुआ था वो ये था कि द डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखो कितने चालाक हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं, ये हम लोग के लिए प्लस पॉइंट था कि हम लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट भी बनेगा, चलो ये भी अच्छा बात है। पर इंडिया का डिफेंस को ब्रिटिश अपने पास रखना चाहते थे, तो इसका मतलब समझ रहे हो, क्योंकि ये डिफेंस को ये लोग कहाँ यूज़ करेंगे, वॉर में यूज़ करेंगे। तो ये प्रपोजल लेके क्रिप्स आए थे, है ना। कब आए थे? तो ही अराइव्ड इन इंडिया इन 22 मार्च 1942, है ना। और हमको मालूम है कि 1942 में और वर्ल्ड वॉर को 3 साल हो गया है, और इंग्लैंड का हालत बहुत ख़राब है इस टाइम में, है ना, एंड दे बैडली नीड इंडिया का सपोर्ट। ठीक, और ये जो प्रपोजल आया क्रिप्स मिशन, इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो कि उस टाइम की 2 बड़ी पार्टियां थी, इवन गांधी जी, हर किसी ने रिजेक्ट किया इस क्रिप्स मिशन को, है ना। और उन लोगों ने बोला कि ये, गांधी जी ने बोला कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है कि मान लो कि आज हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, है ना, तो तुम क्या होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स आके मुझे चेक देते हैं कि सर आप 1500 फीस है ना आपको हम 5000 रुपया देंगे, बट ये 5000 रुपया को आप कैश कब करा पाएंगे? 5 साल बाद। तो वैसा चेक लेके मैं करूँगा क्या अगर वो 5 साल बाद अगर हमको मिल भी जाएगा, है ना, 1500 की जगह 5000 रुपया भी, तो फ़ायदा नहीं है। तो क्रिप्स मिशन इंटरिम गवर्नमेंट का बात कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बात कर रहा था, है ना, डिफेंस को अपने पास रखना चाहता था, है ना। तो ये तो एक तरह से उन लोग, मतलब उन लोग का नियत ही नहीं था कि हम लोग को सेल्फ गवर्नमेंट दे उन लोग, और इसीलिए क्रिप्स मिशन फेल हुआ। गांधी जी अपना तीसरा हथियार द क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू करते हैं 1942 में, जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं। तो इसका 3 वजह क्या था? तो इसका जो 3
मेन वजह था एक कि क्रिप्स मिशन का फेल होना, है ना। क्रिप्स मिशन आया था बट उसमें भी वो लोग अपना मतलब का बात कर रहे थे ना। इट फेल टू सॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, यानी उन लोगों ने जो भी प्रपोजल लेके आया था क्रिप्स में वो सही नहीं था, राइट। पीपल वेर नॉट सेटिस्फाइड विथ इट और बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, तो क्रिप्स मिशन फेल कर गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एक वॉर सिचुएशन डेवलप हो गया था, क्योंकि 1942 में ना ये वर्ल्ड वॉर पूरा पीक पर था रे, और जो जापान जो था वो इंडिया की तरफ एडवांस कर रहा था और इंडिया के ऊपर कभी भी वो अटैक कर सकता था। तो हमारे जो लीडर्स लोग थे उन लोगों को लग रहा था कि अगर ब्रिटिश यहाँ से विड्रॉ कर ले तभी जाकर, है ना, इंडिया को बचाया जा सकता है ना। और हमारे लीडर्स क्या चाहते थे कि हैंड ओवर पावर टू द इंडियंस एंड क्विट द कंट्री। और तीसरा पॉइंट गांधी जी का ये था कि गांधी जी फॉर्मली बिलीव्ड, उनका पूरा ये पूर्ण विश्वास था कि अगर ब्रिटिश यहाँ से पीसफुली विड्रॉ कर लेता है तभी जाके इंडिया को बचाया जा सकता है, नहीं तो इंडिया खत्म हो जाएगा। तो ये 3 बड़ा वजह था क्यों गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। गांधी जी ने इसी दौरान एक नारा भी दिया था, डू और डाई, है ना, करो या मरो। इसका मतलब था कि वो लोगों को बोल रहे थे कि यही मौका है कि आओ मेरे साथ डेमोन्स्ट्रेशन में जुड़ो, आओ मेरे साथ प्रोसेशन में जुड़ो, आओ हम लोग सब एक हो जाते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाक में इतना दम कर देते हैं ना कि ये लोग इंडिया को खुद ही छोड़ दें, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू हुआ तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है अदर कांग्रेस लीडर के साथ, है ना। और जब गांधी जी का अरेस्ट का बाद लोगों तक पहुंचता है एक वाइल्ड फायर का जैसा, तो होल ऑफ कंट्री में क्या होता है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है ना। बट दिक्कत ये रहता है कि अब लोगों के पास उनके लीडर नहीं है ना। द पीपल वेर लीडरलेस, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनप्रिपेयर्ड एंड अनडायरेक्टेड, और इसीलिए वो क्या हो रहे थे ना, वायलेंट भी हो जा रहे थे। पीपल क्या कर रहे थे, वायलेंट तरीका क्या कर रहे थे, पोस्ट ऑफिस जला रहे हैं, टेलीग्राफ ऑफिस जला रहे हैं, पुलिस स्टेशन जला रहे हैं, रेलवे स्टेशन को तोड़फोड़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़फोड़ कर रहे हैं, ब्रिज को ब्लोन अप कर दिया उन लोगों ने, है ना। तो पुलिस भी तो चुप नहीं बैठने वाला था, पुलिस बॉम्ब फेंक दिया, लिखा हुआ है बॉम्ब फेंक दिया पुलिस, है ना। गवर्नमेंट ना पूरा डर गया रे। पहले तो अलार्म्ड ही होता था, पहले तो चौकन्ने होते थे, है ना। अब नर्वस भी हो रहा था, क्योंकि अगर 30 करोड़ पॉपुलेशन अगर रोड पर आ जाए, 30 करोड़ 35 करोड़ पॉपुलेशन अपना काम धंधा छोड़कर, तो गवर्नमेंट का तो हालत ख़राब हो गई, है ना। तो गवर्नमेंट क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है और रिप्रेसिव पॉलिसी अख्तियार करता रहे। लाठी चार्ज हो रहा है, फायरिंग हो रहा है, बीटिंग हो रहा है ना। और इवन चिल्ड्रंस वर बीटन मर्सीलेसली, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मार रहे हैं। और इसमें होता क्या है ना कि 10,000 लोग फायरिंग में मारे जाते हैं। अभी 10,000 का मतलब समझता है कि 10,000 लोग इस प्रोटेस्ट में सिर्फ गोली में मारे जा रहे हैं, है ना। और 70,000 लोगों को तकरीबन जेल में डाल दिया जाता है। एक गलती हुआ था मुझसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में, है ना। 90,000 लोग मरे नहीं थे, 90,000 लोगों को जेल में डाला गया था। तो वो चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना, पिछले ऑडियो में हल्का सा गलती हो गया हमसे। इंपॉर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ते हैं तो क्या इंपॉर्टेंस है, एक जो क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया, है ना, जिसके लिए 10,000 लोग मर गए, है ना, 70,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या था, इट डेमोन्स्ट्रेटेड द डेप्थ ऑफ नेशनल फीलिंग्स, है ना। लोगों के अंदर देश के लिए कितना प्यार था वो सामने आ रहा था। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या क्रिश्चियंस, है ना, सब पार्टिसिपेट कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट में। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, है ना, सब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अप्रूव करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है क्विट इंडिया मूवमेंट का कि पीपल एक्वायर्ड ग्रेट कैपेसिटी फॉर स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट सरप्राइज हो गया कि यार इन लोगों को लाठी चार्ज कर रहे हैं, इन लोगों को हैवीली फाइंड कर रहे हैं, इन लोगों को जेल में डाल रहे हैं, इवन इन लोगों के ऊपर गोली भी चला रहे, फिर भी इन लोग डिसहार्टेंड नहीं हो रहे, है ना। क्योंकि लोगों के अंदर ना एक अजीब टाइप का करेज आ गया था, बोलना है कि भैया मारना है मार दो, बट अब तो क्विट इंडिया मूवमेंट को हम लोग जारी रखेंगे और तुम लोगों के नाक में इतना दम करेंगे कि तुम लोगों को हमारा कंट्री छोड़ के जाना ही पड़ेगा अपना बैग और बैगेजेस के साथ, ठीक। और तीसरा इंपॉर्टेंस है या इम्पैक्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट का कि इट मेड द इंग्लिश रियलाइज दैट देयर डेज वर नंबर्ड इन इंडिया। ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि भैया 100-150 साल बहुत राज कर लिए, अब टाइम आ गया है कि इज्जत से इंडिया से निकल जाए, नहीं तो ये 30 करोड़ पब्लिक जब पिटाई करेगा तो बेइज्जती से जाने से अच्छा है कि इज्जत से चले जाएं, ठीक। हम लोग वही चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं और एक हीरो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस, है ना। ये राइजिंग स्टार थे उस टाइम कांग्रेस के, है ना।
और उनके करेज, सेक्रीफाइस और बोल्डनेस के लिए उनको नेताजी भी कहा जाता है। थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड समझते हैं। वो बंदा ICS एग्जामिनेशन पास करता है 1920 में, 4th पोजीशन लाते हैं वो भी इंग्लैंड में जाके उस टाइम एग्ज़ाम देना पड़ता था। ICS इस करंट डे IAS जो ऑफिसर्स होते हैं, है ना। और फिर भी वो बंदा क्या करता है ना, रिज़ाइन कर देता है अपने पोस्ट से, अपने जॉब को छोड़ देता है और इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करता है ना। गांधी जी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू किए थे, है ना, उसका वो पार्ट बन जाता है। कौन बन जाते हैं? नेताजी, है ना। बट ये बहुत दुखी होते हैं गांधी जी का कुछ कुछ हरकत से। जैसे गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी विड्रॉ कर लिए थे 1920 में चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से, और सिविल डिसोबीडियंस को भी वो बंद कर दिए थे 1933 में। तो ये बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे गांधी जी का कि यार आपका मूवमेंट इतना स्ट्रांग चल रहा था, लोगों में आपका इतना फैन फॉलोइंग है और आप क्यों बंद कर देते हो, इससे ब्रिटिश लोगों को दिक्कत हो रहा है ना। गांधी जी के कुछ कुछ पॉलिसी में इससे ना बहुत डिफर करते थे। गांधी जी का काम करने का तरीका अलग, है ना। जब वो एक नए लीडर के तौर पर उभरे तो कांग्रेस में जो यंगर जनरेशन था ना, वो नेताजी को बहुत सपोर्ट कर रहा था, है ना। और कहीं ना कहीं ये जो यंगर जनरेशन था उसका फेथ इस बात से चला गया था कि नॉन वायलेंट तरीके से तो फ्रीडम अब आने से रहा, है ना। और एक तरह से सुभाष चंद्र बोस एक हीरो बन के यंगर कांग्रेसमैन लोग के लिए उभरे थे, है ना, हु बिलीव्ड इन सोशलिज्म एंड एग्रेसिव मेथड। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को फिर प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कांग्रेस का इन 1938। गाइस दिस डेट्स आर इंपॉर्टेंट। 1938 और 39 में क्या होने वाला है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। और 38 में ये बंदा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जा रहा है ना। और गांधी जी जो थे ना, वो नहीं चाहते थे ब्रिटिश लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बट सुभाष चंद्र बोस बोले थे नहीं, यही मौका है कि ब्रिटिश लोग के ऊपर अटैक किया जाए, ठीक है। जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं ना तो वो अपने पहले ही मीटिंग में ये बोलते हैं कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेतावनी देता हूँ कि 6 महीने के अंदर इंडिया छोड़ के आप लोग जाइए, है ना। और गांधी जी ये चीज़ चाहते नहीं थे। गांधी जी चाहते नहीं थे कि सडनली ब्रिटिश के ऊपर इतना दबाव बनाया जाए। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस क्या बने रहे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो तरीका था काम करने का थोड़ा एग्रेसिव था, है ना। और गांधी जी नॉन वायलेंट तरीके से इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं प्रेसिडेंट तो गांधी जी को लगता है कि ये अपना हार लगता है यार, कि एक ऐसा बंदा के हाथ में देश का भागदौड़ जा रहा है जो पता नहीं कहीं नॉन वायलेंस करा के काफ़ी लोग इसमें मरेंगे। देखो द पर्सन वॉज कंसर्न, क्योंकि अगर वायलेंस होगा ना तो बहुत बर्बादी होगा। और गांधी जी ये चाहते नहीं थे कि बहुत सारे लोग मरे, और चाहे जो भी है। सुभाष चंद्र बोस को भी ये चीज़ समझ में आ गया था कि जब तक आदमी मरेगा नहीं तब तक फ्रीडम मिलेगा नहीं, तो अगर मरना है तो मरते हैं, है ना। और गांधी जी के कहने पर क्या होता है ना, 13 मेंबर कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं, यानी, है ना। और एक डेडलॉक का सिचुएशन आ जाता है सुभाष और गांधी जी में, ठीक है। और सुभाष भी नहीं चाहते थे कि एक पपेट प्रेसिडेंट वो बने कांग्रेस का, तो वो भी क्या करते हैं ना, रिजाइन कर देते हैं और अपना एक खुद का पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि एक रेडिकल पार्टी भी होगा और एक प्रोग्रेसिव पार्टी होगा, है ना। क्योंकि देखो कांग्रेस में रह के तो कांग्रेस के हिसाब से चलना पड़ता, गांधी जी के हिसाब से चलना पड़ता। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि ठीक है मैं रिजाइन करता हूँ, अब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं रहूँगा। और वो ठीक 6 महीना या 1 साल बाद 1939 में वो रिजाइन कर देते हैं और अपना पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। और फॉरवर्ड ब्लॉक का तुम खुद सोचो ना क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है सुभाष चंद्र बोस का, जो वो कांग्रेस में रह के करना चाहते थे। और धमकी दिए थे ना ब्रिटिश लोगों को कि 6 महीने के अंदर हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगता है। और ये कब का टाइम का बात है? 1938 का बात है ना। ऑब्जेक्टिव क्या था फॉरवर्ड ब्लॉक का? ये हम लोग के सिलेबस में है, टू अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, स्ट्रांगली, ठीक है। और हम लोग को चाहिए था टू स्ट्रगल फॉर, दूसरा पॉइंट है टू स्ट्रगल फॉर इमीडिएट लिबरेशन ऑफ द कंट्री। हम लोग को इमीडिएट इंडिपेंडेंस मांगता है, राइट। वो वॉर कब खत्म होगा हम लोग को 6 साल तक 5 साल तक वेट नहीं कर सकता है ना। हम लोग को इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगता है। तीसरा चीज़ है कि सुभाष चंद्र बोस एक सोशलिस्टिक सोसाइटी चाहते थे हमारे कंट्री में, है ना, आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस। तो ये इनका पार्टी का मैनिफेस्टो था, है ना, कि जितने भी, अच्छा, और चौथा क्या था कि जितने भी कांग्रेसमैन हैं उनको एक बैनर में लाया जाए, एक हेड में लाया जाए, है ना। और अचीवमेंट क्या था फॉरवर्ड ब्लॉक का? तो जितने भी प्रोग्रेसिव और रेडिकल एलिमेंट्स थे, एग्रेसिव एलिमेंट्स थे कांग्रेस में, कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस उनको एक करने में, है ना, जो कि कांग्रेस में कांग्रेसमैन ही थे, उनको
एक छत के नीचे वो लेके आ पाए, है ना। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों को ये फील करवा पाए कि भैया अब तुम्हारा डेज आर नंबर्ड इन इंडिया, ठीक है ना, और ज़्यादा टाइम तक अब नाटक नहीं चलने वाला है। तीसरा पॉइंट ये था, ही टुक ऑल पॉसिबल स्टेट फॉर इमीडिएट लिबरेशन ऑफ द कंट्री, है ना। वो मुमकिन वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे इंडिया को तत्काल में आज़ादी मिल जाए, है ना। और वो चाहते क्या थे, ही डिड ऑल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक सोसाइटी। एक सोशलिस्टिक सोसाइटी बनाने के लिए वो हर पॉसिबल स्टेप ले रहे थे, है ना। तो ये अचीवमेंट्स था फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस जी का पार्टी था। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग डर गए थे कि यार ये जो सुभाष चंद्र बोस है, ये बंदा को उन्होंने क्या किया ना कि हाउस अरेस्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये आदमी जो है डेंजर आदमी है ना। तो इसको कैलकाटा में उनका घर था सुभाष चंद्र बोस जी का, तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश ने उनको अरेस्ट कर दिया। और ये क्या करते हैं ये बंदा कि वो हाउस अरेस्ट से छिप के भाग जाते हैं और रसिया भाग जाते हैं, क्योंकि ठीक है। और रसिया से फिर वो जाते हैं जर्मनी और हेल्प मांगते हैं, है ना। और वहाँ से फिर वो जाते हैं जापान, और जापान से उनको हेल्प मिलता है और वो आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी बोलते हैं। बंदे का इतना सोच, क्योंकि ये जापान जो है, जर्मनी जो है, इंग्लैंड के अपोजिट में लड़ रहा था, है ना। देखो ये बंदा का साहस कितना है कि छिप के अपने घर से भाग गया पुलिस कस्टडी से, बंदा रशिया जाता है, वहाँ से हेल्प मांगता है कि सर आप लोग हम लोग को हेल्प कीजिए, है ना। हम लोग ब्रिटिश लोगों को अपना कंट्री से निकालना चाहता है, एक तरह से ब्रिटिश जो है आप लोगों का भी दुश्मन है ना। जर्मनी से भी जाता है। एंड इफ यू विल सी पेज नंबर 172, तो ये बंदा हिटलर से हाथ मिला रहा है ना। तो सोचो कि ये बंदा के अंदर साहस कितना था। जो आदमी 8 करोड़ से 10 करोड़ लोगों का डेथ जिसके सर पर है, हिटलर, है ना, 10 करोड़ लोग लगभग मरे हैं उसकी वजह से, वैसा आदमी के साथ आंख में आंख मिलाकर अगर हाथ मिला रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस टाइप के ये इंसान थे और कितना करेज था इनके अंदर। इंडियन नेशनल आर्मी बनाए थे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि आर्म्ड रिविलियन ये चाहते थे। अब बोले कि बहुत हो गया नॉन वायलेंस वाला तरीका, अब आर्म्ड रिविलियन हम लोग करेंगे, है ना। आर्म्ड रिविलियन का मतलब विल यूज वेपन्स, है ना, टू अटैक द ब्रिटिश आर्मी। तो पॉइंट नंबर 1 ये ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल आर्मी का। दूसरा चीज़ ये था कि ये जो रिविलियन होगा, ये जो अटैक जो हम लोग प्लानिंग करेंगे, ये ईस्ट एशिया में हम लोग क्या करेंगे, जो इंडियंस रहते हैं उनकी मदद से करेंगे, है ना। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल आर्मी का कि टू सेटअप अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन ऑर्डर टू मोबिलाइज द फोर्सेस इफेक्टिवली। वो ऐसा गवर्नमेंट बनाना चाहते थे जो इंडिया का आज़ादी के बारे में तत्काल सोचे, और कहीं ना कहीं ये टोटल मोबिलाइजेशन चाहते थे, टोटल लोगों का कंप्लीट सपोर्ट चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर टोटल लोग उनका सपोर्ट कर देंगे मैन पावर से और पैसे से, तो ये रेबिलियन बहुत स्ट्रांग हो सकता है और वो हम लोग अंग्रेज को निकालने में कामयाब हो सकते हैं। चंद्र बोस का जो आर्मी था वो बर्मा से होते हुए, है ना, वो नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, आसाम से होते हुए इंडिया में घुसते जा रहा था, और वहाँ पर जहाँ जहाँ ब्रिटिश फोर्सेस मिल रहे थे उनको हराते हुए, है ना। बट और उन लोगों का अगला टारगेट था ना कि इम्फाल जो कि मणिपुर का कैपिटल है उसको कैप्चर करने का, बट वो किसी वजह से कर नहीं पाते हैं। उसका 2 रीजंस यहाँ लिखा हुआ है कि जापानीज़ को अपना फोर्सेस विड्रॉ करना पड़ता है। एक चीज़ बता रहे हैं, इंडियन नेशनल आर्मी को हेल्प किसने किया था? जापान ने किया था, है ना। पर हुआ क्या कि अमेरिका जब वर्ल्ड वॉर 2 में कूदा ना, तो जापान बहुत मतलब जापान के साथ उसका डायरेक्ट एनकाउंटर हो रहा था, है ना। और आने वाले टाइम में हमको पता है अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब भी गिराया। तो जापान ने क्या किया, अपना जो सपोर्ट था सुभाष चंद्र बोस से हटा लिया, क्योंकि उनको अपना कंट्री भी बचाना था। और इसी टाइम क्या होता है ना कि रेनी सीजन शुरू हो जाता है। और तुम सोचो कि वो सब एरिया इतना जंगल वाला इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, अगर वहाँ पर बारिश हो जाए, है ना, तो लोग रहेंगे कैसे, ये जो आर्मी है रहेंगे कैसे? तो बहुत सारी बीमारियाँ फैलने लगी थी, और जिसकी वजह से इंडियन नेशनल आर्मी एक तरह से इम्फाल को सीज करने में या कैप्चर करने में नाकामयाब होता है। ये वॉर ख़त्म होता है ना, तो कुछ इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे उनको प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है या फांसी दे दिया जाता है। सहगल नाम लिखा हुआ है, धिलोन है और शहनवाज है ना, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप लोग प्लॉट कर रहे थे, आर्मी बनाकर हम लोग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो इन लोगों को फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। और इसके खिलाफ फिर इट गेव देयर वर ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री। सॉरी, इनको फांसी नहीं दिया जाता है, यानी इनको कन्विक्ट कर दिया जाता है कि आप लोग गिल्टी हो, आप एक ऐसे बंदे को ज्वाइन किए थे, है ना। ये जो 3 बंदे हैं, सहगल SEHGAL, धिलोन और शहनवाज। बट लोगों का इतना ज़्यादा, लोग क्या करते हैं ना, ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर देते हैं कि इनको छोड़ा जाए, और गवर्नमेंट प्रेशर में आके इन तीनों को छोड़ देते हैं जो इंडियन नेशनल आर्मी के लिए काम कर रहे थे।
नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, तो इसका सिग्निफिकेंस या अचीवमेंट क्या है? ये तो इंडिया को तो मतलब बोले ना आर्म्ड रिविलियन से तो ब्रिटिश लोगों को यहाँ से निकालने में नाकामयाब हुआ। देखो कोई भी चीज़ ना नाकामयाब नहीं होता है प्रोवाइडेड तुम उसको अच्छे नियत के साथ करते हो। ठीक है, मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस इम्फाल को कैप्चर नहीं कर पाए, उसके बाद इंडिया में घुस नहीं पाए, दिल्ली तक पहुँच नहीं पाए, बट ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि क्या ये भी उनका हार था? हार नहीं था। इससे फ़ायदा क्या हुआ सुनो। इंडियन नेशनल आर्मी का जो ये हीरोइक डीड था, ये लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगा रहा था। ये जो सोल्जर्स थे और ये इंडियन को एक कर रहे थे कि ठीक है, जब लोग ये इन हीरोज़ के बारे में बात सुन रहे थे, जब इनका स्ट्रगल का कहानी सुन रहे थे कि कैसे वो जंगल में रह रहे थे और कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश का वहाँ पर जितना भी कैंप था उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो लोगों के अंदर एक अलग जज्बा पैदा हो गया था। इस गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज़ हो गया था कि देयर डेज वेर नंबर्ड इन इंडिया, क्योंकि इंडियन फोर्सेस भी दे कंटिन्यू, क्योंकि उनको पता था वो इंडियन फोर्सेस के ऊपर यानी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी इसके ऊपर और भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सब सुभाष चंद्र बोस से इंस्पिरेशन ले रहे थे। यानी ब्रिटिश आर्मी में जितने भी इंडियंस थे ना, अब वो सुभाष चंद्र बोस से क्या ले रहे हैं? ये ले रहे हैं। और अगर किसी देश का आर्मी, नेवी और एयरफोर्स गवर्नमेंट के खिलाफ चला गया तो गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी? समझ रहे हैं ना। ब्रिटिश इतना आसानी से इंडिया को छोड़ता नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस जो एक दबाव डाल पाए, है ना, बहुत सारे हिस्टोरियन का ये मानना है कि इंडियन नेशनल आर्मी अगर नहीं बनता ना तो ब्रिटिश का ये सोच में तब्दीली नहीं आता और वो इंडिया को कभी फ्रीडम नहीं देता। प्रिजनर छूट जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के, जिनको जेल में भर दिया गया रहता है, तो ये जब छूटते हैं तो जब ये लोगों से मिलते हैं ना तो लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करते हैं। तो इस तरह से इंडियन नेशनल आर्मी का यही सिग्निफिकेंस और अचीवमेंट है कि हार के भी वो हारे नहीं थे, है ना। एंड द चैप्टर इज ओवर।